नमस्ते साथियों, अभिनंदन आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज की कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वे 10 प्रश्न जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती हो उसमें संधि से संबंधित अनेक प्रश्नों के हल आपको इन 10 प्रश्नों में मिल जाएंगे। क्योंकि एक प्रश्न नहीं है, बल्कि उस एक प्रश्न में अनेक प्रश्न आपको मिलेंगे। केवल 10 प्रश्नों के हल आप इस वीडियो में लगातार देखिए और समझिए कि आपकी कितनी तैयारी है और किस तरह से आप तैयारी करके इनको पहचान सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, आप लगातार बने रहिएगा। बहुत ही कठिन और सरल दोनों उदाहरणों का मेल करके और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका संगम करके मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। चलिए अभ्यास के लिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस क्लास को। देखिए क्या कहती है कक्षा कि प्रश्न कहता है कि किस समूह में सभी उदाहरण स्वर संधि के नहीं है। किस शब्द समूह में सभी उदाहरण वो स्वर संधि नहीं है। मतलब कि कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जो स्वर संधि के नियमों में नहीं है, उनसे बाहर हैं। हमें वे ही छांटने हैं और तभी छांट पाएंगे जब हम इनका संधि विच्छेद जानते हो। पहला उदाहरण है आग्नेयास्त्र। तो पहले हमें विच्छेद करके देखना पड़ेगा। इस तरह के कूट में जो आते हैं, समूह में जो आते हैं, वे प्रश्न परीक्षा में हमें पछाड़ देते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करें? पहला शब्द है आग्नेयास्त्र। विच्छेद करके देखिए स्वर संधि का है या नहीं। विच्छेद करता हूं। आग्नेय जोड़ अस्त्र, इसका विच्छेद ये हो गया विद्यार्थियों। तो आप बता सकते हैं कि ये स्वर संधि में है या नहीं। बिल्कुल ए जोड़ ए बराबर आ बन रहा है, तो ये है दीर्घ स्वर। ये कौन सी संधि हो गई? ये दीर्घ स्वर संधि हो गई। बिल्कुल ये स्वर संधि की श्रेणी में है। अब अगला शब्द है अभयारण्य। बिल्कुल मैंने वे शब्द लिए हैं जो कि शब्द शुद्धि में और परीक्षा में भांति भांति के तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे मृत्यु उपरांत है, इसमें भी शब्द शुद्धि की दृष्टि से कई बार बातें पूछी जा चुकी हैं। गुरुपदेश की रचना पर भी प्रश्न आ चुके हैं। चलिए यहां देखिए अभयारण्य, आप कर सकते हैं इसके टुकड़े। अभय जोड़ अरण्य, अभयारण्य, इसमें भय पूरा होता है। और ए जोड़ ए बराबर आ, तो ये भी विद्यार्थियों किस कोटि का उदाहरण है? ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो बिल्कुल ये स्वर संधि में आते जा रहे हैं। अगला है मृत्यु उपरांत। देखिए इसमें यू बड़ा है। यू बड़ा है, इसका कारण क्या है कि ये भी दीर्घ स्वर संधि है। क्योंकि मृत्यु शब्द है, इसमें यू की मात्रा छोटी है और उपरांत में भी ऊ छोटा होता है। अब चलिए ये मृत्यु उपरांत का हमने विच्छेद किया तो ऊ जोड़ ऊ बराबर ऊ बड़ा बनेगा। बिल्कुल ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों। गुरुपदेश, इसका विच्छेद करके देखें तो हो जाएगा गुरु धन उपदेश। ये देखिए गुरु जोड़ उपदेश, ये भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। यहां भी दीर्घ स्वर संधि के नियम की पालना होती जा रही है। तो बताएं कि इसमें स्वर संधि के उदाहरण है या नहीं है। इस समूह में सभी उदाहरण स्वर संधि के हैं। अब चलिए यहां, इससे पहले एक बात बताऊं, गुरुपदेश। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें मोड़ नहीं हो वह रू छोटा है और जिसमें मोड़ होता हो वह रू बड़ा है। तो देखिए गुरु में रू छोटा है, लेकिन संधि की तो रू क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। चारों उदाहरण दीर्घ स्वर संधि के हैं, तो ये स्वर संधि की श्रेणी में है। इसका मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर इस विकल्प में नहीं है। चलिए दूसरा विकल्प है स्वागत, प्रौद्योगिकी, अंत्येष्टि और स्वातंत्र्योत्तर। विच्छेद करने पर पता चलेगा। स्वागत का विच्छेद होता है विद्यार्थियों सु जोड़ आगत। देखिए किस तरह से आपकी तैयारी होती जा रही है और गागर में सागर वाली बात सार्थक होती जा रही है कि स्वागत सु जोड़ आगत, ऊ जोड़ आ बराबर वाह। यण संधि, वह का निर्माण यण संधि विद्यार्थियों, तो ये यण स्वर संधि है। तो बिल्कुल स्वर संधि की श्रेणी में आ गया। प्रौद्योगिकी, इसमें देखें हम तो प्र जोड़ औद्योगिकी, प्र धन औद्योगिकी, इस तरह से इस शब्द का निर्माण है। और इसमें उद्योग इक और ई, इस तरह से औद्योगिकी बना है। लेकिन इसमें प्र उपसर्ग है और इसमें ए है। ए जोड़ औ बराबर औ, तो ये कौन सी संधि का पालन हो रहा है? यहां पर वृद्धि संधि है। तो ये
ये भी स्वर संधि हो गई, ये वृद्धि स्वर संधि है। अंत्येष्टि, इसके टुकड़े करेंगे हम, तो इसके टुकड़े करने पर हमारे पास दो शब्द आएंगे विद्यार्थियों, अंत्य जोड़ इष्टि। अंतिम क्रियाक्रम जो होता है वह क्या है, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। ए जोड़ ई बराबर ए बन रहा है, तो इसमें बिल्कुल गुण स्वर संधि है और ये भी स्वर संधि की श्रेणी में आ गया। यहां तक हमें अभी उत्तर नहीं मिला है, अब है स्वातंत्र्योत्तर। इसका हम विच्छेद करें तो विद्यार्थियों स्वातंत्र्य, ये स्वातंत्र्य हो गया, जोड़ उत्तर, ए जोड़ ओ बराबर ओ बन रहा है, बिल्कुल यहां गुण संधि है, ये भी गुण स्वर संधि है। इस विकल्प में भी हमें उत्तर नहीं मिला क्योंकि प्रश्न कहता है कि किस समूह में सभी उदाहरण स्वर संधि के नहीं है। हमें वहां पहुंचना है जहां स्वर संधि नहीं है। अब तक आप समझ रहे होंगे क्योंकि एक ही विकल्प में आप चार संधियों के विच्छेद जान रहे हैं, संधि का नाम जान रहे हैं। बिल्कुल आपका अभ्यास बढ़ता जा रहा है, बरकरार रखिए। गए वाला विकल्प हम देखें तो शब्द है हमारे पास परमाणु वस्त्र। विद्यार्थियों परमाणु जोड़ अस्त्र, विच्छेद होगा इसका, विच्छेद भी आप जानते जाएंगे, परमाणु जोड़ अस्त्र। अब उ जोड़ ए बराबर वै, और वै का निर्माण, य वै रे का निर्माण मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि यण संधि, और आप जानते हैं कि यण है वह स्वर संधि का भेद है। तो यहां भी हमें स्वर संधि से भिन्न कोई उदाहरण अभी तक नहीं मिला है। तनवंगी, तनवंगी, दुबली पतली सुंदर नारी को तनवंगी कहते हैं, तो तनु जोड़ अंगी, इसका विच्छेद हो जाएगा विद्यार्थियों, तनु धन अंगी। ये देखिए उ जोड़ ए बराबर वै का निर्माण, वही यण संधि, यहां भी यण स्वर संधि है। तो अभी तक हम स्वर संधि से बाहर नहीं निकले हैं। अगला एक बहुत ही जोरदार शब्द हमारे पास आया है, व्युत्पत्ति। यहां उत्पत्ति में वी उपसर्ग मिला है, तो व्युत्पत्ति बहुत अच्छा उदाहरण है, वी जोड़ उत्पत्ति। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका विच्छेद पूछा जा चुका है। कई कई परीक्षाओं में इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछा जा चुका है। तो देखिए ई जोड़ उ बराबर यू, ई का यह बनता है, सामान्य जैसा स्वर है वैसा ही उसके मात्रा लग जाती है, तो सरल एकदम। वी जोड़ उत्पत्ति बराबर व्युत्पत्ति, यह का निर्माण, तो यहां भी यण स्वर संधि, ये भी यण स्वर संधि का उदाहरण। अब अगला उदाहरण अपने पास शब्द है द्वारकेश। द्वारकेश, द्वारका होता है, बार बार कहा है मैंने कि द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका शब्द शुद्ध होता है। तो इसमें द्वार का जोड़ ईश, ये इसका विच्छेद होगा, सही सही। आ जोड़ ई बराबर ए, और ए ओ अर का निर्माण क्या कहलाएगा, गुण संधि। तो चलिए इसमें गुण संधि है। अभी तक हमें प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, हो सकता है इसमें छाया हो। देखो पहला शब्द है मातृच्छा, फिर है मन इच्छा, फिर है मातृछाया और फिर है रतिरंग। तो निश्चित रूप से जब हमारे पास चार विकल्प हो और उसमें ऐसा नहीं हो कि निम्न में से कोई नहीं, तो जरूर उन चारों में से उस प्रश्न का कहीं ना कहीं उत्तर है। तो बिल्कुल इन तीनों में नहीं मिला, तो इनमें हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। इनमें कुछ उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जो स्वर संधि के नहीं हो, पता करेंगे विच्छेद करके। देखिए मातृच्छा, विच्छेद होता है इसका विद्यार्थियों, मातृ धन इच्छा। अब देखिए री जोड़ ई बराबर री, इसका मतलब री स्वर है और उसके बाद में ई है, तो री स्वर के बाद में ई है, तो री का पूरा पूरा रे बन गया, तो पूरा पूरा रे बनता है री का, तो वहां क्या होती है, यण संधि होती है, ये यण संधि है। तो इसका मतलब अभी तक हम स्वर संधि की सीमा से बाहर नहीं गए हैं। अब यहां हम पता करते हैं मन इच्छा, बिल्कुल अब हम बाहर होने वाले हैं। तो मन इच्छा, इसका विच्छेद क्या होगा विद्यार्थियों, इसका विच्छेद होगा मन है जोड़ इच्छा, इसमें विसर्ग का लोप है, तो ये विसर्ग संधि है। तो बिल्कुल हमें उत्तर प्राप्त
हो रहा है, यहां हम विसर्ग संधि में आ गए। तो बिल्कुल अब हम यहां निशान लगा सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में ये जो विकल्प है वह है स्वर संधि की सीमा से बाहर है। लेकिन इनका भी हम विच्छेद करते हैं। मातृ छाया, ये देखिए विद्यार्थियों, मातृ जोड़ छाया। अब यहां क्या हो रहा है, यहां स्वर के बाद में यदि छ है, नियम है, व्यंजन संधि में हमने नियम पढ़ा था, फिर आप देख सकते हैं कि स्वर के बाद में छ हो, स्वर प्लस छ बराबर च का आगम, चागम संधि, तो इस च का यहां आगम हो रहा है, ऐसा व्यंजन संधि में है। तो बिल्कुल ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहां स्वर संधि नहीं है विद्यार्थियों। और अब है रतिरंग, इसमें भी कुछ हटकर है कि रति ही जोड़ अंग, इसका विच्छेद ये होगा रति ही धन अंग। तो विसर्ग है वह किस में बदल रहा है, रे में, रे व्यंजन में बदल रहा है और सामने स्वर मिल रहा है तो रे पूरा बन रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका विच्छेद करके हम सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। एक प्रश्न हमारे पास हल होता है तो इसमें कौन सा विकल्प सही हुआ हमारे पास विकल्प सही हुआ चौथा। अब बोर्ड पे लिखा प्रश्न संख्या 2 और ये क्या कहता है कि वृद्धि स्वर संधि रहित युगल शब्द है। प्रश्न को समझ गए आप, वृद्धि स्वर संधि रहित युगल शब्द है। अनेक विद्यार्थी परीक्षा में तैयारी के बावजूद भी कई प्रश्न गलत कर देते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि वे प्रश्न नहीं समझते, और जहां प्रश्न समझ में नहीं आता वहां हम सही उत्तर की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है कि प्रश्न को समझिए कि वृद्धि स्वर संधि रहित मतलब ऐसा युगल शब्द, दो शब्द दे रखे हैं, युगल यानी जोड़ा, दो शब्दों के जोड़े दे रखे हैं चारों विकल्पों में, तो ऐसा जोड़ा जो वृद्धि स्वर संधि से रहित है, मतलब जो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ये प्रश्न समझ में आया। अब हम उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए तथैव वसुधैव, क्या इसमें वृद्धि स्वर संधि है? बिल्कुल, विच्छेद करके जाने। तथैव, इसका विच्छेद करें तो विद्यार्थियों विच्छेद होगा तथा जोड़ एव। बिल्कुल यह वृद्धि स्वर संधि है। आ जोड़ ए बराबर आई का निर्माण वृद्धि स्वर संधि है। वसुधैव, इसका विच्छेद करें तो वसुधा, वसुधा धन एव, एव है, मात्रा नहीं है, ए की मात्रा है, आई की मात्रा नहीं है। यहां आई की मात्रा है क्योंकि ए आ के साथ में ए आई मिले तो नियम कहता है कि आई का निर्माण होता है और वही वृद्धि स्वर संधि है। आई और औ का निर्माण वृद्धि स्वर संधि है। यहां आपको चारों विकल्पों में आई वाले दिख रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस वृद्धि स्वर संधि की सीमा से बाहर का उदाहरण आपको मिलने वाला है। देखते चलिए। तो दोनों में क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गई, तो बिल्कुल ये उत्तर नहीं है। अब है लोकेश्वरीय गंगेश्वरीय, विच्छेद करते हैं तो विद्यार्थियों विच्छेद होगा लोक धन ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य शब्द ईश्वर में यह प्रत्यय के योग से बना है। और अब लोक जोड़ ऐश्वर्य, ए जोड़ आई बराबर आई, बिल्कुल सही है, वृद्धि स्वर संधि है। गंगेश्वरीय, इसका विच्छेद गंगा धन ऐश्वर्य, गंगा जोड़ ऐश्वर्य। तो विद्यार्थियों ये भी किस कोटि का उदाहरण है, ये भी वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अब यहां देखें, इससे पहले हम इसको देखते हैं। एक एक, एक जोड़ एक, एक जोड़ एक बराबर एक एक, ए जोड़ आई बराबर आई, ये भी वृद्धि स्वर संधि है। तो सदा जोड़ एव, इसका विच्छेद, ये एक तरह से आपका फिर से पुनर्वलोकन हो रहा है, पुनर्अभ्यास हो रहा है। जो कि संधि आपने पहले पढ़ ली है उसका एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है। देखिए सदा जोड़ एव बराबर सदैव, ये बिल्कुल वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अब हमारे पास ये बचा है, हम पहले इसका विच्छेद करते हैं। महेश्वरीय, विच्छेद होगा विद्यार्थियों महा जोड़ ऐश्वर्य,
ये इसका सही विच्छेद है और ये निश्चित रूप से वृद्धि स्वर संधि की सीमा में है। अब रहित में उल्लंघन करने वाला उदाहरण ये देखें तो इसमें भी हमें दो मात्राएं दिखाई दे रही है। तो मात्राएं देख करके हमें पूरी तरह से निर्णय नहीं लेना है, विच्छेद करके उसको समझ करके निर्णय लेना है, तभी हमारा विकल्प सही होने वाला है। देखिए देवेश्वरीय, अब इसमें मैं बता दूं दो तरह से ये शब्द लिखा जाता है। एक होता है देवेश्वरीय, एक ऐसे होता है, देखेंगे आप देवेश्वरीय, और एक यह हमारे पास लिखा है। यदि ऐसा होता तो क्या हो जाता, तो हो जाता देव जोड़ ऐश्वर्य। तब इसमें निश्चित रूप से कौन सी संधि हो जाती, तब इसमें निश्चित रूप से वृद्धि स्वर संधि हो जाती। लेकिन हमारे पास क्या है, देवेश्वरीय, आधा व और यही, इसका सही विच्छेद होगा विद्यार्थियों देवी जोड़ ऐश्वर्य। अब ये उल्लंघन कर गया वृद्धि स्वर संधि का, क्योंकि ई जोड़ ऐ बराबर यही, ई का यह बन गया तो यहां तो वृद्धि है, यहां तो वृद्धि है, यहां तो वृद्धि स्वर संधि है, लेकिन यहां ई का यह बन गया तो यह का निर्माण यण संधि में आ गया। तो चलिए अब ये किस कोटि का उदाहरण हो गया, ये यण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। तो निश्चित रूप से ये उदाहरण इस प्रश्न में उत्तर के रूप में आता है। तो यहां उल्लंघन हो गया वृद्धि स्वर संधि का, इसलिए विकल्प कौन सा हमारा सही हो गया, गय वाला सही हो गया, क्योंकि देवी धनेश्वरीय बराबर देवेश्वरीय यण संधि में आएगा, यण संधि में आएगा। और ये यण संधि वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां मैंने इसको सविस्तार समझाया है। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 का कहता है कि भिन्न संधि वाला विकल्प है, भिन्न संधि वाला विकल्प है। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में बनाया है। यहां हमें क्या करना है, यहां हमें यह देखना है कि 3 उदाहरण हैं, वे तो किसी एक संधि के हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग में से, और उनमें इनमें से एक उदाहरण है वो भिन्न संधि वाला है। देखिए कौन से हैं, विच्छेद करते हैं। मनः जोड़ कामना, बिल्कुल सामने एकदम स्पष्ट है, मनः धन कामना बराबर मनः कामना, इसका विच्छेद मनः कामना ही होता है। ये विसर्ग संधि में आता है, मनोकामना नहीं होता है। यही ध्यान दिलाने के लिए मैंने इस उदाहरण को इस विकल्प में लिया है, ताकि ध्यान रहे कि मनोकामना शब्द व्याकरणिक दृष्टि से गलत होता है। ये इसका विच्छेद हुआ, इसमें विसर्ग संधि है। आयुष्मान, अब इसको हम देखें तो इसका विच्छेद होगा आयु जोड़ मान। विसर्ग है वह किस में परिवर्तित हो रहा है, विसर्ग का श बन रहा है, षटकोण वाला, जिसको हम मूर्धन्य श कहते हैं। और आशीर्वाद, इसका विच्छेद करें विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा आशी ही जोड़ वाद। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहे होंगे, और बिल्कुल मैं कहूं कि इतना समझ लेने के बाद में ये पूरी तरह से आपका संधि का मनोमंथन हो रहा है। ये 10 प्रश्न 100 प्रश्न की तरह से आपको तैयार करने वाले हैं। आशी ही धन्यवाद बराबर आशीर्वाद, विसर्ग है वह र में परिवर्तित हो रहा है, विसर्ग संधि और विसर्ग संधि, ये 3 हो गए आपके एक कोटि के उदाहरण। तो अब हमारे पास एक बचा है अनुष्ठान, इसका हम विच्छेद करते हैं तो ये अनु जोड़ ठान नहीं बल्कि अनु जोड़ स्थान। ये किस कोटि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि में आने वाला उदाहरण है। इससे संबंधित अन्य उदाहरण मैंने आपको वहां समझाए हैं। तो देखिए व्यंजन संधि आ गई तो इसमें हमारा विकल्प घ उत्तर के रूप में सही होता है। इस तरह से आपके 3 प्रश्न तैयार होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, तब तक आप इनको उतारिए। प्रश्न संख्या 4 और 5 क्या कहते हैं, व्यंजन संधि रहित विकल्प को छांटिए। प्रश्न देखिए, हमें कौन सा विकल्प छांटना है जिसमें व्यंजन संधि नहीं है। तो देखिए विच्छेद, परिष्कार, भूतधार, सरोवर, प्रागैतिहासिक, संज्ञा, मंत्रिमंडल और प्रमाण, ये 2-2 शब्द एक एक विकल्प में है। विच्छेद करने पर पता चलेगा कि कौन से में व्यंजन संधि है और कौन से में दूसरी संधि है। देखिए विच्छेद का विच्छेद करते हैं तो होता है वी धन छेद, वी जोड़ छेद, ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। परिष्कार, इसका विच्छेद करते हैं विद्यार्थियों तो परि
जोड़ कार, इसमें च का आगम और इसमें श का आगम हो रहा है। इस प्रकार ये दोनों उदाहरण किसके हैं? ये व्यंजन संधि के हैं, तो बिल्कुल ये उत्तर नहीं है। अब है भूधार और सरोवर। इसमें हम देखें तो विच्छेद करेंगे तो भू जोड़ उद्धार, धरती का उद्धार। ऊ जोड़ ऊ बराबर बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ का निर्माण हो रहा है, तो ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है, स्वर संधि है। और सरोवर, इसको हम देखें तो सरह जोड़ वर। विद्यार्थियों, इसमें विसर्ग संधि है। बिल्कुल हमें उत्तर बहुत जल्दी मिल गया है, क्योंकि हमें व्यंजन संधि से रहित विकल्प चाहिए था, तो इसमें दीर्घ संधि आ गई, ये स्वर संधि आ गई और इसमें विसर्ग संधि आ गई। बिल्कुल उत्तर यही है। लेकिन अब इन दोनों का भी हम विच्छेद करके देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें चारों विकल्पों पर सरसरी ही नहीं बल्कि गहरी दृष्टि डालनी होती है। हमें उत्तर मिल जाने के बाद भी एक बार इनको देखना होता है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक और संज्ञा, तो इसका विच्छेद होता है, हो सकता है यही आ जाए परीक्षा में, प्राक जोड़ ऐतिहासिक। इसकी रचना ध्यान में रखने लायक है कि प्राक जोड़ ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द इतिहास में इक प्रत्यय मिलने से बनता है। प्राक में क हलंत है, क के साथ ऐ मिलने से गई, तो ये व्यंजन संधि है, ये इसी कोटि में है। और फिर है संज्ञा, इसका विच्छेद करते हैं तो ये भी सम जोड़ ज्ञा। विद्यार्थियों, ये भी व्यंजन संधि, क्योंकि मैं का क्या बन रहा है? अनुस्वार बन रहा है। व्यंजन संधि का नियम आपने पढ़ा है, मंत्रिमंडल। इसका विच्छेद करेंगे तो ये भी इसी कोटि में आएगा। इसमें व्यंजन का लोप होता है, विच्छेद होता है, मंत्रिन जोड़ मंडल। ये देखिए, व्यंजन लोप संधि है, व्यंजन संधि में ही है। और प्रमाण, इसमें भी प्र धन मान। गौर करना, र के बाद में न आए सामने के शब्द में, तो र के प्रभाव से ये न ण में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा व्यंजन संधि कहती है। तो ये भी व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर हुआ ख, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि से रहित विकल्प है। उत्तर हो गया, समझ में आया। आगे बढ़े 5 का प्रश्न। जिस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित नहीं है वह है। यह प्रश्न थोड़ा जटिल है, इसको समझ लीजिए। क्या समझ में आ गया आपके कि जिस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित नहीं है वह है। पहले ये सोचिए कि हमें छांटना क्या है, हमें उत्तर क्या चाहिए। शायद कुछ विद्यार्थियों के अभी भी समझ में नहीं आया होगा। हमें वह विकल्प छांटना है जिसमें संधि विच्छेद अनुचित नहीं है। अनुचित यानी गलत, गलत नहीं है, मतलब जो सही है। प्रश्न के गहराई में आप पहुंचिए, प्रश्न के मर्म में आप पहुंचिए। प्रश्न कहता है कि हमें वह विकल्प छांटना है जिसमें संधि विच्छेद गलत नहीं है, मतलब जिसका संधि विच्छेद सही किया हुआ है, उसे हमें छांटना है। देखते हैं, साहित्य जोड़ उत्तर बराबर साहित्यतर। क्या सही हो सकता है? ए जोड़ ओ बराबर ओ बनता है, लेकिन यहां लिखा है साहित्य जोड़ उत्तर बराबर साहित्यतर, यहां साहित्यतर, तो इसका सही विच्छेद होता है साहित्य जोड़ इतर। साहित्य जोड़ इतर, यहां आएगा इतर, तब हमारे पास ये शब्द बनेगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मैं गलत गलत पर निशान लगाता जाऊंगा और उसको सही बताता जाऊंगा। साहित्य जोड़ इतर, ए जोड़ ए बराबर ए, तब क्या हो जाएगा? साहित्यतर। यहां उत्तर नहीं आएगा, बिल्कुल इसका गलत हो गया, ये इसका उत्तर नहीं है। अब देखिए आगे, सौत्साह है, स जोड़ उत्साह है। स जोड़ उत्साह विच्छेद तो यही होता है, लेकिन जो शब्द हमारे पास दे रखा है वह गलत है। यह शब्द क्या होगा? यह होगा सौत्साह है। इसकी रचना ऐसे होगी, तो यहां ये मिस्टेक आ गई। गलतियों को पकड़ते जाइए। सौत्साह है। अब जात्याभिमान का विच्छेद दिया हुआ है, जाति जोड़ अभिमान, यह सही नहीं है। तो गलत कैसे है? गलत इसलिए है कि जाति जोड़ अभिमान, ई जोड़ ए बराबर क्या बनेगा? ये, और तय हो जाएगा आधा।
तो शब्द क्या बनेगा, जात्याभिमान। यहां लिख दिया है जात्याभिमान, जबकि शब्द सही होगा जात्याभिमान। ये देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनकी पहचान करते जाएंगे। प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। वह जमाना चला गया कि जब सामने से वार होता था। बात पर गौर करना आप, कि जब सामने से वार होता था वह समय जा चुका है। अर्थात जब सीधे सीधे प्रश्न किए जाते थे, ऐसी प्रतियोगिताएं आजकल नहीं होती है। आज के कंपटीशन में वार किधर से भी हो सकता है, किसी भी तरफ से प्रहार हो सकता है। मतलब पूछने वाला एक बिंदु पर प्रश्न किसी भी तरह से बना करके पूछ सकता है। हमें पूरी तरह से चौकस रहना है, सावधान रहना है, अर्थात पूरी तरह से तैयारी करके मैदान में उतरना है। तब जाकर के हम इन प्रश्नों के हल कर पाएंगे, सही उत्तर कर पाएंगे। और मैं कहता हूं कि पूरे अंक प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि अभ्यास पराकाष्ठा पर है, चरम सीमा पर है, तो हम बिल्कुल आसानी से पूरे में से पूरे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम पूरे भी नहीं प्राप्त करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बोर्ड है या आरपीएस है वो अपने स्तर पर रखती है, अर्थात उन प्रश्नों के उत्तर दो दो सही होते हैं। उनमें से वो कौन से को सही माने उनकी मर्जी है, लेकिन हमें पूरी तरह से यदि तैयारी करके मैदान में उतरना है तो निश्चित रूप से हम बहुत ही उच्चतम स्तर के अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अग्न्याशय और तैयारी जिसकी 100 में से 100 की होती है, वही विद्यार्थी उच्चतम अंक प्राप्त करता है, श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करता है। और जो पहले से ही कहता है कि मेरा आंकड़ा इतने प्रतिशत तक हो जाए तो अच्छा हो, तो ये मान लीजिए यदि वह 70 का लक्ष्य बनाता है तो उसके 65 तक बनते हैं, 65 का बनाता है तो उसके 60 तक बनते हैं, इसलिए आंकड़ा नीचे आता है। तो लक्ष्य हमेशा 100 में से 100 का बना करके चलिए, निश्चित रूप से मंजिल आपके सामने होगी। चलिए मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अग्न्याशय, अग्न्याशय शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है और इसका विच्छेद भी एकदम सही लिखा हुआ है। अग्नि जोड़ आशय, ई जोड़ आ बराबर या। तो ये विकल्प हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। परीक्षोपयोगी इन प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए प्रश्न संख्या 6 का, कि विसर्ग संधि के सही उदाहरणों वाला विकल्प है। यानी हमें वह विकल्प छांटना है जिसमें विसर्ग संधि हो, दोनों शब्दों में विसर्ग संधि हो, वह हमें उत्तर के रूप में छांटना है। बहिरागमन, व्याक्रम, ज्योतिर्मय, विषण्ण, मनोज, भवन, द्विरुक्ति, सुषमा। देखिए यहां से शुरू करते हैं पहले कि मनोज भवन। विद्यार्थियों इसका विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा मनः जोड़ जय, विसर्ग संधि, और भवन इसका हो जाएगा भो जोड़ अन। ये कौन सी संधि हो गई, ओ जोड़ ए बराबर अव, अय आय अव आओ। जहां बन जाते हैं वहां कौन सी संधि होती है, वहां अयादि संधि होती है। तो ये स्वर संधि में आ गया, तो यहां अयादि संधि हो गई। ये विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग हो गई। तो विसर्ग संधि के सही उदाहरणों वाला विकल्प ये नहीं हुआ। एक तो विसर्ग संधि का है लेकिन दूसरा नहीं है। फिर वापस इधर आइए, द्विरुक्ति सुषमा। अब इसका विच्छेद करें तो द्विही जोड़ उक्ति, द्विही जोड़ उक्ति। तो यहां विसर्ग संधि है, विसर्ग का रे बन रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन सामने वाला शब्द है यह नियम का उल्लंघन करता है। यह कहता है सुजोड़ समा। यहां देखिए सुजोड़ समा, दंते स है वह मूर्धन्य श में परिवर्तित हो रहा है क्योंकि पहले उ आ रहा है। व्यंजन संधि का नियम है, पढ़िए वहां जाकर। तो यह है व्यंजन संधि। इसमें कौन सी संधि हुई, व्यंजन, क्योंकि इसमें विसर्ग नहीं है। तो ये इसका उल्लंघन कर गया, उत्तर ये भी नहीं है। अब आते हैं इधर ज्योतिर्मय। इसका विच्छेद करें तो हमारे पास शब्द बनेगा ज्योति धन मय। इसका सही विच्छेद ये है, विसर्ग का रे बन रहा है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। हमें क्या चाहिए, जो विसर्ग संधि उदाहरणों वाला सही विकल्प है वह देखते हैं। क्या इसमें दूसरा शब्द भी विसर्ग संधि का है, आपने पता लगा लिया। ये कौन सी संधि का उदाहरण है, विच्छेद करते हैं, वी जोड़ सन्न, ये ऐसे बनेगा। तो इस ई के प्रभाव से, ई और उ के बाद में यदि शय दंते हो तो वह मूर्धन्य में बदलता है, यदि न हो
तो वह ण में बदलता है। ये भी व्यंजन संधि का एक नियम है, वहां आप देख सकते हैं। तो वी जोड़ सन्न बराबर विषण, तो ये व्यंजन संधि, बिल्कुल ये उत्तर नहीं हुआ हमारा। हमें उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए तो हम आते हैं पहले की ओर, बहिरागमन, बही जोड़ आगमन, क्या ये सही है? बही जोड़ आगमन विद्यार्थियों, तो इसमें देखिए विसर्ग का रे बन रहा है और विसर्ग का रे बन करके आ मिला तो रा बन गया, ये सही है। और वयह जोड़ क्रम, बिल्कुल इसमें विसर्ग का विसर्ग रहेगा तो ये वयह जोड़ क्रम, वयह क्रम, इसमें विसर्ग, दोनों विसर्ग संधि। अब हमें सही उदाहरणों वाला विकल्प मिल चुका है साथियों, तो हम क विकल्प को सही कर देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न कहता है कि विकल्प जो संधि के अपवादों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, यानी ऐसे जो 4 शब्द हमारे पास, इनमें से एक शब्द ऐसा है जो अपवादों की श्रेणी में नहीं है। संधि के अपवाद पर मैंने एक विशेष वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं अपने लिंक पर कि संधि के अपवाद। तो संधि के अपवाद वाले को आप पढ़ेंगे तो वहां संधि के अपवाद ही अपवाद आपको मिलेंगे और उनमें से परीक्षा में आने वाले बहुत से शब्द हैं। तो यहां देखिए अक्षोहिणी, प्रौढ़, स्वेरिणी, प्रोज्वल, कौन सा इसमें अपवाद नहीं है? देखिए ये अक्षोहिणी है, इसका संधि विच्छेद ये माना जाता है अक्ष जोड़ उहिनी, तो इसमें यह संधि का अपवाद है। प्रौढ़, इसमें देखिए प्र जोड़ ऊढ़, तो ये भी नियम का उल्लंघन करके भी अपनी जगह जिंदा है, कायम है, बरकरार है, इसलिए ये भी क्या है? संधि का अपवाद है, स्वर संधि के अपवाद है ये अक्षोहिणी, प्रौढ़ और स्वेरिणी, और स्वेरिणी का विच्छेद स्व जोड़ ईरिणी। तो देखिए यहां भी क्या है? ये संधि का अपवाद है, क्योंकि यदि वास्तव में हम करेंगे, इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए जोड़ ई बराबर ए होगा, लेकिन यहां पर आई बन रही है और यहां भी ए जोड़ ऊ बराबर ओ का औ बन रहा है, यहां भी ए जोड़ ऊ का औ बन रहा है, इसलिए यह स्वर संधि के अपवादों की श्रेणी के उदाहरण है। अब हमारे पास ये विकल्प बच रहा है, एक प्रोज्वल। तो विद्यार्थियों इसका हम विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा प्र जोड़ उज्ज्वल। ये क्या है? ये गुण संधि है, ये एकदम साफ साफ गुण संधि है। तो गुण संधि होने के कारण ये अपवाद की श्रेणी का उदाहरण नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई नहीं। विद्यार्थियों अब ये प्रश्न संख्या 8 का हमें ये बताता है कि व्यंजन संधि के नियमों का उल्लंघन करने वाला कथन है, अर्थात हमें छांटना क्या है कि हमें वह उत्तर छांटना है जो व्यंजन संधि के नियमों से बिल्कुल बाहर है, उसकी पालना नहीं करता है। क विकल्प कहता है कि व्यंजन संधि में व्यंजन विकार देखा जाता है, बिल्कुल ये क्या है? सही है, ये बिल्कुल व्यंजन संधि के नियमों में आता है। यह बात व्यंजन संधि के नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, नियमों को नहीं काटती है। इसमें कभी कभी किसी व्यंजन का आगम या लोप भी होता है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। व्यंजन संधि में क्या होता है? आगम भी होता है और लोप भी होता है। तीसरा विकल्प कहता है कि अनुजोड़ संग बराबर अनुषंग। देखिए उ के बाद में यदि दंत्य स हो तो वह मूर्धन्य श बन जाता है, इसका निर्माण व्यंजन संधि में ही आता है। यह भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है और यह नियम व्यंजन संधि में ही आता है, तो बिल्कुल यह भी क्या है? सही है, यह भी उल्लंघन नहीं करता है। अब मैं व्यंजन के साथ अंतस्थ या उष्ण वर्ण संधि करे तो मैं का अनुस्वार नहीं होता है। यहां देखिए कि मैं व्यंजन के साथ में यदि क्या हो? अंतस्थ या उष्ण वर्ण आए तो संधि करने पर मैं का क्या बनेगा? कोई पंचम वर्ण तो बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पंचम वर्ण होता ही नहीं है अंतस्थ और उष्ण में, तो क्या बनेगा? अनुस्वार ही बनेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अनुस्वार नहीं होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये बात क्या है? गलत है, इसने व्यंजन संधि के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। तो उत्तर हमारे पास घ हो गया। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 बनाया हुआ है कि किस विकल्प में आगम और लोप दोनों विद्यमान है?
अभी यहाँ आगम और लोप की चर्चा हो रही थी, तो आपके मन में आया होगा कि ये क्या कहाँ होता है, क्या होता है। वैसे व्यंजन संधि के वीडियोस हैं, उनमें आप देखिएगा। अब यहाँ है कि आगम और लोप दोनों बातें हमें कौन से विकल्प में नजर आती है। कोशिश करते हैं, पहले इनका विच्छेद करते हैं तो हमें पता चलेगा। विश्लेषण करने पर ही कोई बात सही तरीके से समझ में आती है, केवल देखने से कुछ नहीं होता। आत्महंता और आत्मज्ञान, इनका विच्छेद करेंगे तो विद्यार्थियों आपको पता है कि ये हो जाता है आत्मन जोड़ हंता। इसमें न का लोप हो रहा है और इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आत्मन जोड़ ज्ञान। इसमें भी न का लोप हो रहा है, इसका मतलब इसमें दोनों बातें नहीं है। इस क वाले विकल्प के उदाहरणों में दोनों बातें नहीं है, न का लोप तो दोनों में है, लेकिन आगम किसी वर्ण का यहां नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हुआ। अब देखें स्वच्छंद और सृष्टि। देखिए स्वच्छंद, इसका क्या हो जाएगा, स्व जोड़ छंद विद्यार्थियों। तो इसमें क्या हो रहा है, च का आगम हो रहा है, व्यंजन संधि है, लेकिन यहां क्या है, सृष्टि। अब इसको हम देखें तो इसका विच्छेद हो जाएगा सृष जोड़ टी। ये तय इस श के प्रभाव से तय में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ कोई आगम और लोप हमें दिखाई नहीं देने के कारण यह उत्तर नहीं है। और अब हम देखें ग वाला विकल्प, यहाँ क्या है, यहां देखिए विद्यार्थियों, यहां क्या होता है कि अहरमुख और युधिष्ठिर, इसका हम विच्छेद करें तो हमें मिलेगा अहन जोड़ मुख। तो ये न है वह र में परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसमें कोई आगम लोप हमें दिखाई नहीं दे रहा है, व्यंजन विकार है। और ऐसे ही युधिष्ठिर को हम देखें तो युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर बहुत ही अच्छा विच्छेद है, व्यंजन संधि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। युधि धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर, व्यंजन संधि में काफी विस्तार से इसको समझाया है, तो यहां भी आगम लोप नहीं है। अब हमारे पास जो चौथा विकल्प है निश्चित रूप से इसमें ही है, और कैसे है वो हमें समझना है। संस्कार, तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें है सम जोड़ कार। इसमें किसका आगम हो रहा है, इसमें दंते स का आगम हो रहा है। और अब ये है प्राणी विज्ञान, इसका विच्छेद करें विद्यार्थियों तो प्राणिन जोड़ विज्ञान ये हमारे पास आया। तो यहां देखिए इस न का लोप हो रहा है, ये तो हो गया आगम और ये हो गया विद्यार्थियों लोप। और हमें प्रश्न क्या कहता है कि किस विकल्प में आगम और लोप दोनों विद्यमान है। हमारे पास संस्कार और प्राणी विज्ञान, इस विकल्प में आगम और लोप दोनों विद्यमान है। तो चलिए इसको हम सही कर देते हैं, आगे बढ़े। 10 का प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस क्लास का, कि संधि में संधि है। संधि में संधि है, बहुत सरल सा है। संधि में संधि है, पहले तो ये देखिए कि संधि में संधि है तो सही क्या, बिल्कुल है। संधि जब हमने शुरू की तो उसमें बिल्कुल शीर्षक के समय बताया गया था। तो संधि में संधि है, कौन सी संधि है, संधि में संधि कौन सी हो सकती है, आप बिल्कुल जानते होंगे, सम जोड़ धी। इसका विच्छेद करें विद्यार्थियों तो विच्छेद होगा हमारे पास सम जोड़ धी। तो देखिए मैं का क्या बन रहा है, मैं का अनुस्वार बन रहा है या फिर पंचम वर्ण न बन रहा है ध आने के कारण। तो इसमें क्या है, इसमें व्यंजन संधि है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, विसर्ग नहीं है और कोई नहीं वाला विकल्प भी नहीं है। उत्तर क्या हो गया, व्यंजन संधि। इस तरह से आप इसको ध्यान पूर्वक संग्रहित कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। बने रहिए और बरकरार रखिए अपने आप को, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।